हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो देख रहे थे प्रीवियस ईयर, ज्ञान बिंदु का प्रीवियस ईयर जो थर्ड एडिशन का बुक है वो, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने 1275 का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था वो कंप्लीट कर लिए थे। आज जो होने वाला है सेकंड शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत जो सेकंड शिफ्ट में भी हम लोग 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कशन कर लिए थे। आज जो होने वाला है क्वेश्चन नंबर है 51 से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है 6 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन की विपरीत फलकों को काले, लाल और हरे रंग से रंगा जाता है और 1 सेंटीमीटर के घनों में काट दिया जाता है। उन घनों की संख्या जिसकी केवल एक फलक रंगीन है जो कि लाल है, उसकी संख्या कितना होगा? तो वो हो जाएगा 32। ऑप्शन हो जाएगा सी, 32 हो जाएगा। बनाएंगे कैसे? तो देखेंगे 16 आगे से और पीछे हो जाएगा 16 16, यानी कि टोटल 32। कुल सतह जिसकी रेड कलर होगा वो हो जाएगा 16 दूना 32। ठीक है। पार्श्व और पास, क्वेश्चन पूछा गया है पार्श्व और पास सब युग्म शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इस पार्श्व का मतलब होता है बगल में, बगल, और यह पास का मतलब होता है बंधन। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, पार्श्व का अर्थ है बगल और पास का सही अर्थ होता है बंधन। नेक्स्ट है, किस शहर ने 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 की मेजबानी किया है? 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023। बात किया जाए ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स की संकल्पना 2009 में जेम्स ओ'नील के द्वारा दी गई थी। ब्रिक्स 2009 में गठन हुआ था और ब्रिक्स का भी 15वां सम्मेलन हुआ था 2023 में। वो हुआ था बीजिंग, डरबन में। ऑप्शन हो जाएगा सी, डरबन में हुआ था। अभी बात किया जाए 2024 का, तो 2024 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन रूस में हुआ, रूसिया में हुआ, रूस में 2024 में हुआ। डरबन ने 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। नेक्स्ट है, पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है? पॉलीसाइथेमिया में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। आरबीसी की संख्या बढ़ना पॉलीसाइथेमिया कहलाता है और आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, इरिथ्रोसाइट्स। देखते हैं, पॉलीसाइथेमिया में इरिथ्रोसाइट्स की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है। पॉलीसाइथेमिया में इरिथ्रोसाइट्स क्या होता है? तो आरबीसी की संख्या की असमान रूप से अत्यधिक विकसित होने लगता है, जिससे रक्त गाढ़ा हो जाता है एवं नियमित प्रवाह, रक्त प्रवाह अधिक कठिन हो जाता है। पॉलीसाइथेमिया एक दुर्लभ, धीमी गति से बढ़ने वाला रक्त कैंसर है जिसे माइक्रोलोप्रोफेक्टिक नियोप्लाज्मा के रूप से में जाना जाता है। अगर बात किया जाए इरिथ्रोसाइट्स का, तो इरिथ्रोसाइट्स को, आरबीसी को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट्स। लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कोशिका भी कहा जाता है। ये कोशिकाएं रक्त प्रवाह में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। रक्त में विभिन्न तत्वों के साथ साथ ऑक्सीजन एवं अन्य पोषक तत्वों के परिवहन एवं वितरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, आरबीसी ऑक्सीजन के और अन्य पोषक तत्वों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इरिथ्रोसाइट्स लाल रक्त कोशिकाएं हैं जो हमारे खून को बनाती है और इसका औसत तापमान जो होता है 38 डिग्री सेल्सियस होता है। रक्त में पोषक तत्वों के परिवहन के साथ शरीर की प्राकृतिक संतुलन बनाए रखती है, पीएच की मात्रा का संतुलन करता है। अगर बात किया जाए प्लेटलेट्स का, तो ये सूक्ष्म रंगहीन केंद्रकहीन व्यास लगभग 2.4 माइक्रोन व्यास के होते हैं। प्लेटलेट्स ये अस्थि मज्जा में मेगाकैरियोसाइट्स से बना जाता है। अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है और रक्त का एक पार्ट है प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स जो होता है वो अस्थि मज्जा में मेगाक्राइसोसाइट्स से बनता है। प्लेटलेट्स ब्लड का सबसे छोटा घटक है जो ब्लीडिंग को नियंत्रित करता है। प्लेटलेट्स जिसे थ्रिम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स ब्लड का सबसे हल्का कंपोनेंट होता है। वो ब्लड वेसल्स को दीवारों पर धकेलता है जिसमें प्लाज्मा और रक्त ब्लड सेल्स बीच में प्रवाहित होता है, जिससे प्लेटलेट्स को ब्लीडिंग को रोकने के लिए चोट तक जल्दी पहुंचाने में मदद मिलती है। प्लेटलेट्स की उत्पत्ति बोन मैरो के कोमल टिश्यू के द्वारा होता है। वयस्क में बात किया जाए तो वयस्क में प्लेटलेट्स की संख्या प्रति घन मिलीमीटर रक्त में 20 लाख से 30 लाख तक होती है। न्यूट्रोफिल्स का बात किया जाए तो न्यूट्रोफिल्स हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स का एक हिस्सा है। डब्ल्यूबीसी का पार्ट्स होता है न्यूट्रोफिल्स। यह डब्ल्यूबीसी का 55 से 70% भाग होता है। हमारे शरीर में होने वाले बैक्टीरियल एवं वायरल इन्फेक्शन के विरुद्ध सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की बात किया जाए तो यह डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है और सबसे अधिक डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स ही। न्यूट्रोफिल्स का उत्पत्ति बोन मैरो में होता है। न्यूट्रोफिल्स का जीवन काल अगर बात किया जाए तो 24 घंटा से कम होता है। जब भी कोई बाहरी पैथोजेंस हमारे शरीर में आक्रमण करता है तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स उसको खाकर खत्म कर देता है और इस प्रकार को फैगोसाइट्स कहा जाता है। फैगोसाइट्स
बेसोफिल्स का बात किया जाए तो यह भी WBC का प्रकार है, जो शरीर को एलर्जी, रोगजनक और परजीवियों से बचाने के लिए इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है। बेसोफिल्स ब्लड फ्लो में सुधार करने और रक्त में थक्का को रोकने के लिए एंजाइम का उत्पादन करता है। और बात किया जाए बेसोफिल्स का तो 3 प्रकार के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। बेसोफिल सेल अनूठी है, यह शरीर में अपरिचित पदार्थ को घेर कर उन्हें निगल कर नष्ट कर देती है, अतः इसे भी फैगोसाइटस सेल कहा जाता है। बेसोफिल्स को भी फैगोसाइटस सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 55, सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने में किया जाता है। कठोर जल को शुद्ध करने में, मृदु जल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है तो वो है धोवन सोडा। धोवन सोडा Na2CO3 10H2O इसका फॉर्मूला होता है, Na2CO3 10H2O। इसे सॉल्वे विधि के द्वारा बनाया जाता है। धोवन सोडा को सॉल्वे विधि के द्वारा बनाया जाता है। याद रखना है सोडियम कार्बोनेट जिसे धोवन सोडा के नाम से जाना जाता है, Na2CO3, इसे सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है जो डेकाहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है। यह जल में आसानी से घुल जाता है तथा गर्म करने पर मोनोहाइड्रेट में बदल जाता है। 373 केल्विन के उच्च तापमान पर मोनोहाइड्रेट पूर्ण रूप से शुष्क हो जाता है एवं श्वेत रंग के चूर्ण में बदल जाता है जिसे सोडा एस कहा जाता है। याद रखना है ये भी NCERT से है। सोडा एस किसे कहा जाएगा तो जब मोनोहाइड्रेट को गर्म हो जाता है और श्वेत चूर्ण में बदल जाता है तो उसे सोडा एस कहा जाता है। इसका उपयोग जल के मृदुकरण, धुलाई एवं निर्मलन में, कांच, साबुन, बोरेक्स और कास्टिक सोडा के निर्माण में, कागज, पेंट एवं वस्त्र उद्योग में, प्रयोगशाला में, गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण में अभिकर्मक के रूप में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड जिसे हम टेबल साल्ट के नाम से जाने जाते हैं। इसका मुख्य स्रोत समुद्री जल है जिसमें 2.7 से 2.9% तक लवण होता है। अपरिष्कृत नमक जो ब्राइन विलियन के क्रिस्टल से प्राप्त होता है, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम क्लोराइड अशुद्धि के रूप में होता है। सोडियम क्लोराइड का गलनांक 1081 केल्विन है। जल में इसकी विलेयता 273 केल्विन पर 36 ग्राम पर 100 ग्राम जल है। उपयोग साधारण नमक के रूप में सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। सोडियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट बनाने में सोडियम क्लोराइड का भी प्रयोग किया जाता है। अगर बात किया जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH का तो औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन कैस्टनर-क्लाइनर विधि के द्वारा किया जाता है। कैस्टनर-क्लाइनर विधि के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन किया जाता है। मरकरी कैथोड एवं कार्बन एनोड का उपयोग करके लवण जल का विद्युत अपघटन सेल में किया जाता है। सोडियम धातु मरकरी कैथोड पर विसर्जित होकर अमलगम बनाता है और एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त करता है। अगर बात किया जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो परभासी श्वेत ठोस पदार्थ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड परभासी ठोस पदार्थ है जिसका गलनांक 591 केल्विन होता है। सतह पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया करके सोडियम कार्बोनेट बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन, कांच, कृत्रिम रेशम तथा अन्य कई रसायनों के निर्माण में, पेट्रोलियम के परिष्करण में, बॉक्साइट के शुद्धिकरण में, वस्त्र उद्योग में, सूती वस्त्रों के मर्सीकरण में, शुद्ध वसा एवं तेलों के निर्माण में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में यूज किया जाता है। अगर बात किया जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का तो इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है क्योंकि यह गर्म करने पर विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले देता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 गैस से संतृप्त करके बनाया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का श्वेत चूर्ण कम विलेय होने के कारण पृथक हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग चर्म रोग में मंद प्रतिरोधी यानी कि मिल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में तथा अग्निशमन यंत्र में भी किया जाता है। सोडियम का बात किया जाए तो परमाणु संख्या है 11। सोडियम का परमाणु संख्या 11 और परमाणु भर है 23। यह एक क्षार धातु है। कोशिका द्रव में पोटेशियम धनायन बहुतायत में होता है जहाँ ये एंजाइम को सक्रिय करता है तथा ग्लूकोज को ऑक्सीकरण से ATP बनाने में भाग लेता है। सोडियम आयन सीरा संकेतकों के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। बात किया जाए अगर ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का CaOCl2 का तो इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सी या हाइपोक्लोराइड। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर इसका उत्पादन किया जाता है। पीला तीखा गंध वाला ठोस पदार्थ है जो ठंडे जल में विलेय एवं वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। अगर बात किया जाए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग का तो वस्त्र एवं कागज उद्योग में विरंजक के रूप में, पेयजल का शुद्ध करने में, रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकरण में एवं प्रयोगशाला अभिकर्मक में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर बात किया जाएगा जिप्सम का यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमिएडेट का CaSO4 2H2O तो यह एक तहदार खनिज है जिसे सेलेनाइट भी कहते हैं। जिप्सम का प्रयोग उर्वरक के निर्माण में, अमोनियम सल्फेट उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। खनिज के रूप में कृषि कांच
कांच और पोर्सिलेन के निर्माण में, अग्नि सह ईंट के निर्माण में, सेल के प्रकाशीय नियतांक के निर्धारण में, प्लास्टर ऑफ पेरिस, रोग रोगन, रासायनिक पदार्थ, गंधक का अम्ल एवं रासायनिक खाद बनाने में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, यह एक अपसादी चट्टान है जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न क्रिस्टलीय रूपों जैसे कि खनिज कैल्सेटाइट या आर्गोनाइट से मिलकर बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट श्वेत रवेदार पाउडर होता है। यह जल में लगभग अविलेय होता है। 1200 केल्विन पर गर्म करने पर यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है। संगमरमर का प्रयोग अगर बात किया जाए तो संगमरमर के रूप में भवन निर्माण में, बुझे चूने के निर्माण में, विशेष रूप से अवक्षेपित कैल्शियम कार्बोनेट के प्रयोग से बृहद रूप से उच्च गुणवत्ता वाले कागज के निर्माण में, एंटा एसिड टूथपेस्ट के अपघर्षक के रूप में, च्युइंगम के संगठक एवं सौंदर्य प्रसाधन के पूरक के रूप में और कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ लोहा जैसी धातु के निष्कर्षण में फ्लक्स के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया था सेबी के द्वारा। सेबी ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर बात किया जाए सेबी का तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। इसके द्वारा सारथी ऐप लॉन्च किया गया। बात किया जाए सेबी को तो भारत में स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने का काम करता है सेबी। इसका उद्देश्य शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों को शिक्षित करना है। सेबी का गठन 12 अप्रैल 1988 को हुआ था और इसे वैधानिक मान्यता एक्ट 1992 के द्वारा प्रदान किया गया। बात किया जाए सेबी का अध्यक्ष का तो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है माधवीपुरी बुच। सेबी का मुख्यालय है मुंबई। अगर बात किया जाए सेबी के पहले अध्यक्ष तो डॉक्टर ए एस दबे हैं सेबी के प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट है, कौन से सिविल एयर नेविगेशन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 57, कौन से यानी कि सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह बाली इंडोनेशिया में किया गया था। बाली इंडोनेशिया में कौन से सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। यह वैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं? तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, निरीक्षण क्षेत्राधिकार, ये तीनों आएंगे। परामर्श संबंधी अधिकार सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को है, ना कि हाई कोर्ट को। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों। प्रारंभिक अधिकार भी है, अपीलीय अधिकार भी और निरीक्षण अधिकार भी। सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय होता है। राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ निम्न है। मूल अधिकारिता में, रीट के अधिकारिता में, अपीलीय अधिकारिता, निरीक्षण संबंधी अधिकार, अभिलेख की शक्ति, न्यायिक पूर्णावलोकन एवं अधीनस्थ न्यायालयों के नियंत्रण की शक्ति। बात किया जाए अगर उच्च न्यायालय के मूल अधिकार का या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का तो ऐसे मामले सीधे उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं जब नागरिकों के मूल कर्तव्य के प्रवर्तन से जुड़े मामले हो। अधीनस्थ न्यायालय में यदि विधि का सारवन प्रश्न निहित हो तो उस प्रश्न की व्याख्या उच्च न्यायालय करता है। साथ ही साथ 4 उच्च न्यायालय कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली के पास उच्च राशि के सिविल मामले के संदर्भ में भी मूल अधिकारिता है। राजस्व से जुड़ी कोई भी मामला हो तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। संसद सदस्य तथा राज्य विधानमंडल से जुड़े निर्वाचन से जुड़े मामला हो। अगर बात किया जाए रीट अधिकारिता का तो संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को रीट अधिकारिता प्रदान की गई है। उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या राज्य के किसी प्राधिकारी को ऐसे रीट आदेश या निर्देश जारी कर सकता है जो नागरिकों के मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए आवश्यक है। उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अलावा विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान की गई है जो कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन तक ही सीमित है। अपीलीय अधिकार का बात किया जाए तो उच्च न्यायालय मुख्यतः अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों से संबंधित अपील सुनता है। आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय की से अपीलीय अधिकारिता आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 से निर्धारित होती है। निरीक्षण अधिकारिता बात किया जाए उच्च न्यायालय का निरीक्षण अधिकारिता तो अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में यह अधिकार दिया गया है। इस शक्ति में न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार के निरीक्षण सम्मिलित होते हैं। यह अधिकारिता उसके राज्य क्षेत्र में आने वाले सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर लागू होता है, चाहे उन न्यायालय के निर्णय की अपील उच्च न्यायालय सुनता हो या नहीं। अपवाद स्वरूप सशस्त्र बलों से संबंधित न्यायालय या अधिकरण पर यह अधिकारिता लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 228 के तहत विधि के सारवान प्रश्न के निहित होने की दशा में वह अधीनस्थ न्यायालयों से मामले को अपने पास मंगवा सकता है। अभिलेख न्यायालय की शक्तियां अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। उसे अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होगी। उच्च न्यायालय के सभी निर्णय, कार्रवाई आदि को शाश्वत स्मृति में सुरक्षित रखा जाता है ताकि भविष्य में उनका प्रयोग पूर्व उदाहरण की तरह किया जा सके। न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 13, 32 तथा 226 संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 226 आदि से न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति निगमित होती है। उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आने वाले राज्य के विधियों और आदेशों के साथ वह संघ की विधि
और आदेशों का भी पूर्णावलोकन कर सकता है। यदि किसी विधि या आदेश से मूल अधिकारों का हनन होता है, कोई विधि या आदेश संविधान के मूल ढांचे या अन्य संवैधानिक उपबंधों के खिलाफ हो, यदि विधि पारित करने वाली संस्था या आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी ने अपने अधिकारिता से बाहर कार्य किया हो। अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण करने की शक्ति। उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण करने की भी शक्ति प्राप्त होती है। संविधान के अनुच्छेद 235 में उच्च न्यायालय को अपने राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण करने का विस्तृत शक्ति प्राप्त है, जिसमें मुख्यतः न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करना, न्यायाधीशों का स्थानांतरण करना, न्यायाधीशों की प्रोन्नति या निलंबन का आदेश देना, न्यायाधीशों की वरिष्ठता कम करने या सेवानिवृत्ति की सिफारिश देना आदि सम्मिलित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 59। सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। ग्राम पंचायत का गठन। बात किया जाए ग्राम पंचायत का गठन तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन का वर्णन है। एक सामान्य नागरिक संहिता तो यह वर्णन है अनुच्छेद 44 में। एक सामान्य नागरिक संहिता 44 में। कृषि और पशुपालन का वर्णन अनुच्छेद 48 में है। वही न्यायपालिका और कार्यपालिका का प्रीतिकरण यह अनुच्छेद 50 में है। तो ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 3, 4, 2, 1। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन करना और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने हेतु शक्ति और प्राधिकार देना। अनुच्छेद 41 का बात किया जाए तो कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने का राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। यह है अनुच्छेद 41 में। याद रखना है दशा, कुछ दशाओं में एक वर्ड याद रखना है द और उसके बाद है म और उसके बाद है न। ठीक है, दमन यानी कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में। वही 42 में अगर बात किया जाए तो मानवीय दशा याद रखना है कार्य करने की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध किया गया है अनुच्छेद 42 में। क्वेश्चन पूछा जाता है जो महिलाओं को मैटरनिटी लीव दिया जाता है वो अनुच्छेद 42 के अंतर्गत ही दिया जाता है। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का विकास है। निर्वाह यानी कि न से याद रखना है निर्वाह योग मजदूरी। 43 में कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास से वर्णन किया गया है। 43 का काम है उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा यह जोड़ा गया है। 43 के खामे सहकारी समिति का उन्नयन। 57वां संविधान संशोधन विधेयक 2011 के तहत सहकारी समिति 43 के खामे वर्णित किया गया है 97 CAA के तहत। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना है अनुच्छेद 44 में। 45 में बात किया जाए तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा और उनकी देखभाल 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा और उनकी देखभाल करना अनुच्छेद 45 में वर्णन है। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना यह वर्णित है अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47 के अनुसार लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का प्राथमिक कर्तव्य मानना तथा मादक पेय एवं हानिकारक नशीले पदार्थों का सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास है अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में शराबबंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है तो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत नेक्स्ट है 48 में बात किया जाए तो कृषि तथा पशुपालन का संगठन। कृषि पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गाय, बछड़ों एवं अन्य दुधारू वाहक पशुओं की नस्लों की परिरक्षण और सुधार करना, उनके वध का प्रतिशोध करने के लिए कदम उठाना यह वर्णित है अनुच्छेद 48 में। 48 के क के अनुसार पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 48 का क को जोड़ा गया है। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करना यह वर्णित है अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाया जाना। अनुच्छेद 51 का बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा, यह अनुच्छेद 51 के अनुसार। तो ये सभी हमारे अनुच्छेद 36 से 51 तक DPSP के रूप में भाग 4 में वर्णित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 60। कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है। अगर बात किया जाए भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन में तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र आते हैं, हिमालय और अन्य पर्वतीय श्रेणियाँ आती हैं तथा सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान आता है, न कि पश्चिमी और पूर्वी घाट। ये नहीं आता है तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यह नहीं आता है। पश्चिमी और पूर्वी घाट त्रिविवर्तनिक विभाजन का पार्ट नहीं है। पश्चिमी और पूर्वी घाट भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है। भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन में उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर का विशाल मैदान और दक्षिणी का पर्वतीय
प्रायद्वीपीय पठार आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 61, प्लेग्रा रोग किस विटामिन के कारण होता है? तो प्लेग्रा होता है नियासिन के कारण ऑप्शन हो जाएगा बी। प्लेग्रा हमारे शरीर में विटामिन B3 यानी कि नियासिन से होता है। अगर बात किया जाए विटामिन का तो 1881 में लूनिन ने विटामिन की खोज की थी। उसके बाद 1897 में इजक मान ने लूनिन की खोज का समर्थन किया और पता लगाया कि बेरी रोग आहार में पॉलिश किए हुए चावल की बहुतायत से होता है। इसी ज्ञान के आधार पर हॉपकिंस एवं फंक ने विटामिन थ्योरी प्रस्तुत किया और इसमें बताया कि प्रत्येक रोग आहार में किसी न किसी विशेष विटामिन की कमी होती है। फंक ने 1912 में सबसे पहले विटामिन नाम का प्रयोग किया था। जीवों में अभी तक 20 प्रकार के विटामिन का पता चला है, जिसमें 13 हमारे भोजन में होना आवश्यक है। इन्हें विटामिन को 2 श्रेणी में बांटा गया है। एक है जल में घुलनशील विटामिन और एक है वसा में घुलनशील विटामिन। बात किया जाएगा जल में घुलनशील विटामिन का तो 2 विटामिन याद रखना है, विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है, वही वसा में ADE वसा में घुलनशील है। विटामिन के स्रोत और उनके कार्य तथा उनकी कमी से होने वाले प्रमुख रोग देखते हैं। अगर बात किया जाए विटामिन B1 तो ये भी पूछ लिया जाता है रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B1 का नाम है थायमिन और इसके कारण रोग होता है वह है बेरी। B2 का बात किया जाए तो राइबोफ्लोविन नाम है, कैलोसिस रोग होता है। B3 का नाम है निकोटिनिक अम्ल और रोग होता है प्लेग्रा रोग। विटामिन B5 को पेंटाथेनिक एसिड बोला जाता है और विटामिन B5 के कमी के कारण चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद, जनन क्षमता कम इत्यादि होता है। B6 का बात किया जाए तो रासायनिक नाम B6 का है पायरिडॉक्सिन और इसके कारण रक्तक्षीणता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन होता है। विटामिन B7 का बात किया जाए तो विटामिन B7 को विटामिन H विटामिन भी कहा जाता है और इसे रासायनिक नाम है बायोटीन और इसके कारण चर्म रोग, बालों का झड़ना आदि होता है। विटामिन B9 का बात किया जाए तो इसे फोलिक एसिड कहा जाता है। विटामिन B9 को फोलिक एसिड कहा जाता है और इसके कारण रक्तक्षीणता एवं कुंठित वृद्धि होती है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन कहा जाता है। साइनोकोबालामीन रासायनिक नाम है और इसके कारण रक्तक्षीणता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ होती है। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का बात किया जाए तो एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम है और विटामिन C के कमी के कारण जो रोग होता है वो है स्कर्वी। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन है ADE और K। वसा में घुलनशील विटामिन है ADEK और विटामिन A के कारण आँख से संबंधित रोग होता है। विटामिन A का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। कार्निया और त्वचा की कोशिकाओं की सल्की होना यह विटामिन A की कमी के कारण होता है। विटामिन D का बात किया जाए तो विटामिन D को हार्मोन भी कहा जाता है और इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और विटामिन D की कमी के कारण रतौंधी, कुंठित वृद्धि, सूखा रोग, अस्टिमलेसिया इत्यादि होता है। विटामिन ई का बात किया जाए तो रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। जनन क्षमता में कमी, जननांग और पेशियां कमजोर होना विटामिन ई के कमी के कारण होता है। अगर बात किया जाए विटामिन के का तो नेफ्थोक्योनिन रासायनिक नाम है। चोट पर रक्त का थक्का, न जमने से अधिक रक्तस्राव होना विटामिन के कारण होता है। हीमोफीलिया रोग होता है विटामिन के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 62, बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है कोरोमंडल तट। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग कोरोमंडल तट कहलाता है। अगर बात किया जाए भारत के तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी तटीय मैदान एवं पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी तटीय मैदान में गुजरात से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र में विस्तृत है। यह एक संकरी जलोढ़ पट्टी है। पश्चिमी तट के विभाग का विभाजन देखें तो कोंकण तट प्रथम है। कोंकण तट गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान को कोंकण तट कहा जाता है। वही कन्नड़ तट तो गोवा से मंगलुरु तक का तट कन्नड़ तट कहलाता है। मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय विस्तार है मालाबार तट के अंतर्गत। अगर बात किया जाए पूर्वी तटीय मैदान का तो पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। इसका विस्तार स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। पूर्वी तटीय मैदान के विभाग हैं उत्कल तट बात किया जाए तो स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच उड़ीसा में स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच है, जिसे उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सरकार तट महानदी से कृष्णा नदी के बीच उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार तट है। वही कोरोमंडल तट तो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु वाला क्षेत्र जो है वो हो जाएगा कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 63, पालर पानी क्या है? पालर पानी है क्या? तो यह एक वर्षा जल है। पालर पानी वर्षा जल है। राजस्थान में वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है। नेक्स्ट है श्रेणी 1 + x/2 के पावर -1/2 का प्रसार क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1 - x/4 + 3/32x²... ये हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन है? निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ऑप्शन हो जाएगा बी, निर्वाचन आयोग 324 के अंतर्गत। अगर बात किया जाएगा अनुच्छेद 320 में, अनुच्छेद 320 का तो अनुच्छेद 320 में
अनुच्छेद 320 का बात किया जाए तो अनुच्छेद 320 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग का कार्य का वर्णन है। वही अगर बात किया जाए अनुच्छेद 330 का तो एससी और एसटी का लोकसभा में सीटों का वर्णन है। लोकसभा में रिजर्वेशन का वर्णन है एससी का। एससी और एसटी के लोकसभा में रिजर्वेशन का वर्णन है 330 में। वही अगर बात किया जाएगा विधानसभा में, यानी कि विधानसभा में एससी एसटी का रिजर्वेशन का बात किया गया है अनुच्छेद 332 में। संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 29 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंध का उल्लेख किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ एवं राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन का संचालन करती है। निर्वाचन आयोग का कार्य तथा कार्य प्रणाली बात किया गया है निर्वाचन आयोग का, तो निर्वाचन आयोग के पास यह उत्तरदायी होता है कि वह निर्वाचक का पर्यवेक्षण, निर्देशन, आयोजन करवाए एवं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा का चुनाव करवाता है। निर्वाचक नामावली तैयार करवाता है एवं राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है निर्वाचन आयोग। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल 6 या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो हैं राजीव कुमार। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त का बात किया जाए तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अभी वर्तमान में बात किया जाए तो राजीव कुमार हैं। अनुच्छेद 320 के अनुसार लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है। वही 321 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार का वर्णन है। 322 का बात किया जाए तो लोक सेवा आयोग के व्यय का बात किया गया है 322 में। 323 में लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट का वर्णन है। 325 में कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, वर्ग, जाति, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए आयोग नहीं होगा। अनुच्छेद 326 के अनुसार एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को निर्वाचित सरकार के सभी स्तरों के चुनाव के आधार के रूप में परिभाषित करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है हमें वोटिंग का राइट है किस आर्टिकल के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 326 के अंतर्गत। अनुच्छेद 326 के अंतर्गत अनुच्छेद 327 का बात किया जाए तो इस संविधान के प्रावधान के अधीन संसद समय समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकता है। अगर बात किया जाएगा अनुच्छेद 328 का तो राज्य विधानमंडल के चुनाव और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसमन के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति दी गई है। वही अनुच्छेद 329 में न्यायपालिका को निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन और सीट के आवंटन पर कानून की वैधता की जांच करने को रोकता है। अगर बात किया जाएगा अनुच्छेद 330 का तो अनुच्छेद 330 को और 332 को साथ में याद रखना है। अनुच्छेद 330 में एसटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोकसभा में सीटों का आरक्षण है। वही अनुच्छेद 332 में राज्य की विधानसभाओं में एससी एसटी के आरक्षण का प्रावधान है, यानी कि लोकसभा में हो जाएगा तो अनुच्छेद 330 में और 332 में हो जाएगा तो विधानसभा में एससी एसटी का रिजर्वेशन है। अनुच्छेद 331 में राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि लोकसभा में वह यदि आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो तो वह उक्त समुदाय के 2 प्रतिनिधि को मनोनीत कर सकता है। यह है अनुच्छेद 331 में। वही 333 के अनुसार आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान है 333 में, यानी कि 331 के साथ 33 को और 30 के साथ 32 को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय शासन विषय है किसका, तो भारत में स्थानीय शासन यह राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन हो जाएगा बी, राज्य सूची का। भारतीय संविधान में स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची में 3 सूचियां जैसे संघ, राज्य और संवर्ती सूची दी गई है, जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य विषयों का विभाजन है। संघ सूची 3 सूचियों में सबसे बड़ी होती है और इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है, जिसमें 97 विषय को सूचीबद्ध किया गया है। राज्य सूची राज्य के अधिकार क्षेत्र के तहत विषयों का वर्णन करती है। वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं। संवर्ती सूची का बात किया जाए तो यह उन विषयों को वर्णन करती है तो जो राज्य को केंद्र के संयुक्त अधिकार क्षेत्र के तहत है, जिसमें विषय हैं 52। 97 विषय संघ सूची में, 61 विषय राज्य सूची में और संवर्ती सूची में है 52 विषय। अगर इंपॉर्टेंट देखें अनुच्छेद 246 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित है। अनुच्छेद 246 याद रखना है। केंद्र की सूची में रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बंदरगाह, रेलवे, हाईवे, संचार ये सभी केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं। बैंकिंग, मुद्रा, विदेश नीति। वही अगर बात किया जाए राज्य सूची के अंतर्गत तो पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अस्पताल देखभाल, साफ सफाई, खेती किसानी, जेल, जमीन, मत्स्य पालन ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगर बात किया जाए संवर्ती सूची का तो संवर्ती सूची के अंतर्गत न्याय, शिक्षा, ट्रेड यूनियन, वन। याद इंपॉर्टेंट ये रखना है कि शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है, वन संवर्ती सूची का विषय है, बिजली संवर्ती सूची का विषय है, आर्थिक नियोजन यह भी संवर्ती सूची का है, विवाह, तलाक, श्रम
लोक कल्याण और सिविल प्रक्रिया, ये सभी समवर्ती सूची का विषय है। याद रखना है, समवर्ती सूची का इंपॉर्टेंट है। न्याय, शिक्षा, ट्रेड यूनियन, वन, ये सभी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है अपशिष्ट सूची। तो वे विषय जो उपयुक्त तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं होते वे अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं तथा इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो होगा वो होगा संसद को। भारत में केंद्र को अपशिष्ट शक्ति देने की व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा से लिया गया है, अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 63। व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से जाना जाता है। देश बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो देश बंधु चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह उनका उपनाम और संक्षिप्त रूप में जाना जाता है CR दास। चित्तरंजन दास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कार्यकर्ता और वकील थे। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। और चित्तरंजन दास का बात किया जाए तो ये अध्यक्ष रहते हैं, वही सचिव रहते हैं मोतीलाल नेहरू। CR दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में हुआ था और निधन 1925 को 16 जून को हुआ। नेक्स्ट है व्यक्ति का नाम और उपनाम। जैसे भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से बुलाया जाता है, भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से, वही खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगर बात किया जाए सरदार लौह पटेल, सरदार या लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है वल्लभ भाई पटेल को। वही पंजाब केसरी या लाला जी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। राष्ट्रपति बापू, राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जाना जाता है महात्मा गांधी को। भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है सरोजनी नायडू को। बिहार केसरी, तो बिहार केसरी कहा जाता है श्री कृष्ण सिंह को। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। वही बिहार विभूति का बात किया जाए तो अनुग्रह नारायण सिंह। देश रत्न या आजाद शत्रु की उपाधि दी गई थी राजेंद्र प्रसाद को। लोकमान की उपाधि दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को। वही लोकनायक का उपाधि दिया गया था जयप्रकाश नारायण को। गुरुदेव कहकर पुकारा गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। निर्मल हृदय कहा गया है मदर टेरेसा को। निर्मल हृदय की संज्ञा दी गई है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर कहा जाता है। भारतीय मैकियावेली, भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। वही भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। मोतीलाल नेहरू प्रसिद्ध वकील और नेता थे। शुरुआती दौर में कांग्रेस में रहने के बाद 1916 में होम रूल लीग आंदोलन के सक्रिय समर्थक हो गए। मोतीलाल नेहरू जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए थे। राजेंद्र प्रसाद बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार विद्यार्थी सभा की स्थापना की। वर्ष 1962 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। He asked me if I had seen him anywhere. He asked me if I had seen him anywhere. इसे हमें इनडायरेक्ट इसका नरेशन चूज करना है, कौन सा सही होगा। तो he said to me have you seen him anywhere, ऑप्शन हो जाएगा हे। He said to me have you seen him anywhere. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 69। सरकारीय आयोग संबंधित है किससे? तो सरकारीय आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। सरकारीय आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारीय आयोग एवं पुंछी आयोग। दोनों याद रखना है, दोनों संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। सरकारीय आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। इस आयोग का गठन जून 1983 में केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्त संबंधी मांगों पर सिफारिश देने के लिए किया गया था। आयोग का गठन 1983 में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री RS सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग में किया गया। इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में कुल 247 सिफारिश की थी। ये सिफारिश केंद्र और राज्य और केंद्र राज्य के वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों से संबंधित है। प्रमुख सिफारिश का बात किया जाए तो अखिल भारतीय सेवाएं राष्ट्रीय एकीकरण में अत्यंत सहायक है। इस व्यवस्था को मजबूत कर और ऐसी कुछ सेवाओं का सृजन किया जाना चाहिए जहां तक संभव हो केंद्र द्वारा राज्य की सहमति के बाद राज्यों में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए, लेकिन संकट के समय ऐसी सहमति अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 155 में संशोधन कर व्यवस्था की जानी चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श भी किया जाए। राज्यपाल की पद अवधि 5 वर्ष समाप्ति से पहले असाधारण परिस्थिति में हटाया जाना चाहिए। कराधान की शक्ति संसद में निहित रहनी चाहिए, जबकि अन्य शक्तियों को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 263 के तहत एक अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद हो जिसमें अंतर सरकारी परिषद कहा जाना चाहिए। नेक्स्ट है कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? संदमन यानी कि रोकता है, इनमें से कौन? पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है कौन? तो यह है एबिसिसिक अम्ल, एबिसिसिक एसिड।
एबीसीसी का अम्ल पादप हार्मोन वृद्धि का संबंधन करता है। पादप हार्मोन पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये पौधे की वृद्धि एवं अनेक उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित और प्रभावित करते हैं। बात किया जाए वृद्धि प्रवर्तक यानी कि ग्रोथ स्टिमुलेटर का, तो ये वृद्धि दर को बढ़ाते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन। ये वृद्धि दर को बढ़ाते हैं। वृद्धि निरोधक यानी कि ग्रोथ इनहिबिटर, ये वृद्धि को कम करते हैं, जैसे एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। अगर बात किया जाए ऑक्सिन का, तो ऑक्सिन सबसे महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है। ये पौधे के ऊपरी सिरों पर बनते हैं। ये कोशिका के दीर्घाकरण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। अगर बात किया जाएगा जिब्रेलिन्स का, तो यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। यह पौधे के ऊपरी सिरा एवं भ्रूण में बनता है। इसका सभी भाग में वृद्धि कराता है जिब्रेलिन्स। बात किया जाए साइटोकाइनिन का, तो प्राकृतिक साइटोकाइनिन उन क्षेत्रों में संश्लेषित होता है जहां तीव्र कोशिका विभाजन संपन्न होता है, जैसे मूल शिखाग्र विकासशील, प्रौढ़ कलिका एवं तरुणाफल आदि में। एबीसिसिक एसिड का बात किया जाए, तो एबीसिसिक अम्ल पादप वृद्धि एवं पादप उपापचय निरोधक का काम करता है। यह कोशिका विभाजन को रोकता है, अतः इसे वृद्धि निरोधक हार्मोन भी कहा जाता है। अगर बात किया जाए इथिलीन का, तो यह गैसीय अवस्था में होता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य कच्चे फलों को पकाना है। फलों के पकते समय इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। यह वृद्धि अवरोधक हार्मोन है इथिलीन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। वही विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त 2023 को पूरे भारत में 12वां राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें श्रद्धांजलि के लिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार आयोजित किया गया 29 अगस्त 2012 को। 29 अगस्त 2012 को प्रथम बार आयोजन किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 की थीम है स्पोर्ट्स आर इनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। स्पोर्ट्स आर इनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी, अर्थात खेल समावेशी और फिट समाज के लिए एक संबल है। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद का फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे। मेजर ध्यानचंद से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद का फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे, जिन्होंने वर्ष 1926 से 49 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेले। मेजर ध्यानचंद 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण विजेता थे। उन्हें वर्ष 1928, 32 और 36 में ओलंपिक संस्करण में स्वर्ण पदक हासिल किए थे। खेल में उनके असाधारण कौशल के चलते उन्हें हॉकी के जादूगर की उपाधि दी गई थी। मेजर ध्यानचंद 1956 में सेना में मेजर पद पर सेवानिवृत्त हुए और उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद का बात किया जाए, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा गया पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार खेल में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 72, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, वायुसेना अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा नहीं बल्कि लोकसभा के सदस्यों के बीच में ही लोकसभा अध्यक्ष का पद का निर्णय होता है। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। राष्ट्रपति की नियुक्ति, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के संविधान के अनुच्छेद 66 के 1 के तहत राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्य द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। अनुच्छेद 155 का बात किया जाए, तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं। वही अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 239 के ए में संघ और राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 148 के अनुसार नियुक्ति का अधिकार याद रखना है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 280 में वित्त आयोग की नियुक्ति, 239 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री का नियुक्ति, 148 के अनुसार कैग का नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति विभिन्न आयोगों की नियुक्ति भी कर सकते हैं, जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग के आयोग का गठन। वायुसेना, जल सेना, थल सेना के सेनाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 73, कर्पूरी देवी एक ख्यातनामा कलाकार हैं किसके, किस पेंटिंग से संबंधित है कर्पूरी देवी का। कर्पूरी देवी का संबंध है मधुबनी पेंटिंग से। ऑप्शन हो जाएगा ए, मधुबनी पेंटिंग से। कर्पूरी देवी एक रत्यानाम कलाकार जो मुख्यतः मधुबनी पेंटिंग से संबंधित थी। मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग चित्रकला बिहार की एक विश्वविख्यात चित्रकला शैली है। इस शैली के
चित्र दो प्रकार के होते हैं, एक है भित्ति चित्र, एक है अरिपन। मिथिला पेंटिंग के मुख्य कलाकार हैं पद्मश्री सीता देवी, जगदम्बा देवी, शशिकला देवी, कृष्ण कुमार कश्यप, गंगा देवी, बउआ देवी, गोदावरी देवी और पद्मश्री दुलारी देवी। नाम याद रखना है, दुलारी देवी का, बउआ देवी का, गंगा देवी का, जगदम्बा देवी का और सीता देवी का। ये सभी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बिहार के इस प्रमुख चित्र शैली मिथिला पेंटिंग को सन 1942 में लंदन की आर्ट गैलरी में प्रदर्शित की गई थी। भारतीय चित्रकला की एक शैली जो 18वीं और 19वीं शताब्दी के भारत के बिहार में मौजूद था, जिसे पटना कलमकारी के नाम से जाना जाता है। प्रमुख कलाकार का बात किया जाए तो सेवक राम, ईश्वरी प्रसाद वर्मा, महादेव लाल, हुलास लाल, राधा मोहन बाबू और यमुना प्रसाद हैं। ये सभी पटना कलम के प्रमुख चित्रकार हैं। इस चित्र शैली में को मूलतः पुरुष की चित्र शैली कहा जाता है। वारली पेंटिंग का बात किया जाए तो वारली पेंटिंग महाराष्ट्र की लोक चित्रकला है। वारली शब्द वायरल से लिया गया है, जिसका अर्थ है ज्योति हुई भूमि की एक छोटा टुकड़ा होता है। नेक्स्ट है कलमकारी चित्रकला। तो कलमकारी चित्रकला दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में प्रचलित हस्तनिर्मित यह चित्रकला सूती कपड़ों पर रंगीन ब्लॉक से छापकर बनाई जाती है। 15वीं शताब्दी में विजयनगर के शासकों के संरक्षण में इस कला का विकास हुआ था। यह कला मुख्यतः भारत और ईरान में प्रचलित है। तंजौर के भित्ति चित्र का बात किया जाए तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भित्ति चित्र तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर में नृत्य करती आकृतियों का संबंध 11वीं शताब्दी के प्रारंभ से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 24। 301 से 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिलिंग रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीता है? तो यह जीता गया है राजीव सेतु के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी, राजीव सेतु ने इंडियन नेशनल मोटरसाइकिलिंग रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के 301 से 400 सीसी श्रेणी में राजीव सेतु ने जीत हासिल की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 25। जब एक पत्थर के टुकड़े को धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर क्या होगा? तो उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होगा। उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होगा। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होगा। धागों को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है और प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती रहती है। दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण सम्मिलित है, जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है। यह बल को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है, वह बल केंद्र की ओर लगता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो सकता है और यह सरल रेखीय वृत्तीय पथ स्पर्श रेखा होगा। नेक्स्ट है कौन सी रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक टॉमस मुनरो को माना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है टॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था। भू राजस्व वसूलने के लिए दो व्यवस्थाएं रैयतवाड़ी एवं महालवाड़ी थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था तो किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा जाता है। रैयत मतलब होता है किसान, इसमें किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौता को रैयतवाड़ी कहा गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था बराहमल जिला में पहली बार कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया था। उसके बाद 1820 में यह व्यवस्था मद्रास में लागू की गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। 1825 में यह व्यवस्था बंबई में लागू कर दी गई और 1858 ईस्वी तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में भी लागू हो गया था। इस व्यवस्था के मुख्य विशेषक निम्न है। सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। भूमि का स्वामित्व किसानों को दे दिया गया, जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी और लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनः समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी। राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना था, जो धन के रूप में देना होता था। नेक्स्ट है महालवाड़ी व्यवस्था। तो महाल शब्द है जागीर अथवा गांव से। महालवाड़ी के अंतर्गत यानी कि गांव वाले लोगों से डायरेक्ट जो टैक्स लिया जाता था। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों के सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबादार के राजस्व वसूली का आधार बनाया था। यह व्यवस्था वर्ष 1822 में प्रारंभ हुई। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, महालवाड़ी व्यवस्था वर्ष 1822 में प्रारंभ हुई। गंगा की घाटी आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग और तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई थी। यह व्यवस्था पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्र तथा पंजियों का प्रयोग किया। महालवाड़ी का व्यवस्था का बात किया जाए तो महालवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। महालवाड़ी व्यवस्था के जनक माने जाते हैं हॉल्ट मैकेंजी। 1833 में मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई थी।
मालवाड़ी व्यवस्था में प्रारंभ में लगान उत्पादन का 2/3 भाग, बाद में इसे घटाकर उत्पादन का 1/2 भाग यानी 50% कर दिया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का बात किया जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में नागरिक सेवा के जनक माने जाते हैं। 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया गया था जो शक्तियों के पृथकीकरण पर आधारित था। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% यानी कि 10/11 भाग कंपनी को और लगभग 10% यानी कि 1/11 भाग अपने पास रखने होते थे। बात किया जाए सर जॉन सोर का तो हस्तक्षेप की नीति भारत में अपनाई थी सर जॉन सोर के द्वारा। इसी के कार्यकाल के दौरान 1795 में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित कर दिया गया था। बात किया जाए अगर वॉरेन हेस्टिंग्स का तो राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके कार्यकाल में सदर फौजेदारी अदालत में नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था जेम्स ऑगस्टस सिक्की के द्वारा। रिंग फेंस की पॉलिसी से संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स। रिंग फेंस की पॉलिसी से संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 27। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन है? तो यह है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियामक प्राधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को छाया बैंक यानी कि शैडो बैंक भी कहा जाता है। वे एक बैंक की तरह कार्य करते हैं परंतु वे पूर्णतः बैंक नहीं होते। वे वित्तीय लेन देन से जुड़े होते हैं परंतु पूर्णतः एक बैंक के रूप में कार्य नहीं करते हैं। बीमा कंपनी एवं म्यूचुअल फंड कंपनियां भी एनबीएफसी है परंतु उनको आरबीआई नियंत्रित नहीं करता है। एनबीएफसी जिनको आरबीआई नियंत्रित नहीं करता है वे 2 प्रकार के होते हैं। एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, वे एनबीएफसी जो जमा राशि प्राप्त नहीं करते हैं, एवं वे जो डिपॉजिट को प्राप्त करते हैं डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। जमा राशि न प्राप्त करने वाले एनबीएफसी का आरबीआई के साथ पंजीयन तभी हो सकता है जब उनके पास अपनी पूंजी कम से कम 100 करोड़ रुपया हो। वही जमा राशि प्राप्त करने वाले एनबीएफसी को आरबीआई के साथ पंजीयन कराने के लिए उनके पास कम से कम 200 करोड़ रुपए की धनराशि होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 28। रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथाइलियम स्तर से निर्मित होता है वह कौन सा है? तो वह है कोशिका। रुधिर वाहिकाओं की जो एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होता है वह कोशिका है। रुधिर वाहिकाएं खोखले ट्यूब में एक जटिल नेटवर्क है जो पूरे शरीर में रक्त परिवहन करती है। यह एंडोएथिल कोशिकाओं से बनी एक आंतरिक परत के साथ संयोजी ऊतक और मांसपेशियों की परत से निर्मित है। रक्त वाहिका, मस्तिष्क, फेफड़ा, त्वचा के आंतरिक स्तर को एंडोथीलियम एवं हृदय के आंतरिक परत को एंडोकार्डियम कहा जाता है। अगर बात किया जाए धमनी का तो धमनी रुधिर नलिका शुद्ध रक्त को हृदय से दूर तंतुओं की ओर शरीर के अन्य अंगों में ले जाते हैं। इनकी नली यानी कि ल्यूमेन पतली होती है चूंकि इनमें कपाट नहीं होते हैं, अतः इनमें रुधिर का बहाव तेजी से होता है। अगर बात किया जाए नस का तो शिरा कोशिकाएं मिलाकर शरीरिकाओं का रचना करती हैं। ये रुधिर नलिकाओं या शिराएं सभी तरह के रक्त को हृदय में लाती है। इनकी भित्ति धमनी की अपेक्षा पतली होती है। धमनी की तरह शिरा लचीला नहीं होता है, अतः इसका रुधिर बाहर निकलने पर सिकुड़ जाती है। शिरा के कपाट यानी कि वाल्व्स होते हैं जो रुधिर को हृदय की ओर जाने दे देती है लेकिन पीछे लौटने नहीं देता है। अगर बात किया जाए कोशिकाएं का तो शरीर के ऊतकों के भीतर स्थित अत्यंत छोटी वाहिकाओं होती है जो रक्त को धमनियों से सिराओं तक पहुंचाती है एवं ऊतकों एवं कोशिकाओं के बीच द्रव एवं गैस का आदान प्रदान करता है। अलिंद का बात किया जाए तो हृदय व गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच अव्यवस्थित रहता है। यह एक त्रिकोणा संरचना है जो एक दोहरी झिल्ली से ढकी होती है जिसे हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। इसके आधार ऊपर की ओर चौड़ा भाग होता है जिसे दाहिना अलिंद एवं बायां अलिंद के रूप में जाना जाता है। दोनों अलिंद के बीच अंतरा अलिंद भित्ति पाया जाता है जिसे सेप्टम की नाम दिया गया है। दाहिने अलिंद में अग्र महाशिरा एवं पश्च महाशिरा खुलता है। दाहिने निलय से दाहिने अलिंद निलय रंध्र के द्वारा संबंधित होता है। अलिंद का कार्य बात किया जाए तो मनुष्य के हृदय में 4 वेसम यानी कि 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 वेसम 2 खंड में विभाजित होते हैं। बाएं अलिंद में प्लुमनरी शिला खुलती है जो फेफड़ा से शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त लाती है। बाएं अलिंद में प्लुमनरी शिरा द्वारा एकत्रित होती है। उसी प्रकार दाहिने अलिंद में अशुद्ध रक्त और बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त एकत्रित होता है। नेक्स्ट है डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है? तो डीआरडीओ का सर्वत्र एक मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा है। मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा है डीआरडीओ का सर्वत्र। डीआरडीओ का सर्वत्र मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है। सर्वत्र का बात किया जाए तो अत्याधुनिक प्रणाली 8x8
ट्राटा वाहन पर बनाई गई है। यह 100 मिनट के भीतर 15 मीटर के चरणों में 75 मीटर तक की गोली को गीली या सूखी बाधाओं से निपटने के लिए सभी प्रकार के सैन्य यातायात के लिए बहुमुखी ब्रिजिंग समाधान प्रदान करता है। इसका उपयोग बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आपातकालीन पुल के निर्माण में किया जा सकता है। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में। ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में जिनेवा में हुआ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग जगत की परियोजनाओं को आकार देने हेतु व्यापार, राजनीतिक, शिक्षा क्षेत्र और समाज में अन्य प्रतिनिधियों को शामिल करके विश्व की स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट में से कुछ निम्नलिखित हैं, जैसे ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ये सभी रिपोर्ट जारी किया जाता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन, ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध है डेयरी क्षेत्र से। श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के रूप में भी जाना जाता है, 1970 के दशक में भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस का बात किया जाए तो हर प्रतिवर्ष 26 नवंबर को पूरे देश में मनाया जाता है 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। नेक्स्ट है मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की प्रास कितनी होती है? मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज। 20 से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन हो जाएगा सी। मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की प्रास होती है 20 से 20 किलो हर्ट्ज। ध्वनि तरंग बात किया जाए तो ध्वनि तरंग यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। यांत्रिक तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। अवश्रव्यतः 20,000 हर्ट्ज से कम वाले को अवश्रव्य कहेंगे। इनमें मनुष्य नहीं सुन सकता है, इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है तथा ज्वालामुखी, भूस्खलन, उल्कापिंड इत्यादि से अब श्रव्य तरंग का उत्पादन होता है। श्रव्य तरंग तो 20 से 20,000 हर्ट्ज, इसे मनुष्य सुन सकता है। प्राश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली तरंग को प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। मनुष्य के द्वारा नहीं सुना जा सकता है, लेकिन कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि इन्हें सुन सकते हैं। प्राश्रव्य तरंग को गाल्टन की सीटी यानी कि द्वारा उत्पन्न किया जाता है। गाल्टन की सीटी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है प्राश्रव्य तरंगों को। गाल्टन की सीटी का प्रयोग कुत्तों के प्रशिक्षण में किया जाता है। इसकी आवृत्ति तथा ऊर्जा अधिक होती है, जबकि तरंग दैर्ध्य छोटी होती है। छोटी तरंग दैर्ध्य के कारण इसे पतले किरण पुंज के रूप में दूर तक भेजा जा सकता है। प्राश्रव्य तरंग का यूज अगर देखें तो प्राश्रव्य तरंग का उपयोग समुद्र की गहराई का पता लगाने एवं सोनार के उपकरण में प्राश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। कपड़े, वायुयान, घड़ी के पुर्जा से धूल हटाने में, अल्ट्रासाउंड मशीन में, ईसीजी, सोनोग्राफी एवं अल्ट्रासोनोग्राफी में यूज किया जाता है प्राश्रव्य तरंग का। कीड़ों को नष्ट करने में, छिपी वस्तुओं को खोजने में, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में एवं द्रव को गर्म करने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रोहन ₹25 वास्तविक मूल्य के 450 शेयर समतुल्य मूल्य पर खरीदता है। यदि वह हर वर्ष में 675 रुपया लाभांश प्राप्त करता है तो लाभांश की दर क्या है? तो रोहन टोटल कुल मूल्य, जो रोहन का शेयर का कुल मूल्य हो जाएगा, एक शेयर का मूल्य है 25 रुपया और वास्तविक 450 शेयर खरीदता है, यानी कि 25 गुने 450 टोटल हो जाएगा। कुल मूल्य हो जाएगा, लाभांश है 675, तो लाभांश की दर जो हो जाएगी लाभांश गुने 100। लाभांश हो जाएगा एक का है 675, लाभांश 675 गुने 100 बटा कुल शेयर का मूल्य, यानी कि कुल शेयर का मूल्य 25 गुने 450। तो कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा 6%। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सबसे अधिक प्रयोग करने वाला ज्वर रोधी दवा कौन सी है? सबसे अधिक प्रयोग करने वाली ज्वर रोधी दवा है पैरासीटामोल। सभी इसका नाम सुने होंगे, पैरासीटामोल। जब बुखार लगता है तो पैरासीटामोल खा लेते हैं। पैरासीटामोल सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली ज्वर रोधी दवा है। फेनेसिटीन और एस्पिरिन भी ज्वर रोधी या पीड़ाहारी है, जबकि सैलिसाइलिक एसिड एक पादप हार्मोन है। औषधि कम अनुद्रव्यमान की रसायन होती है। जैव उत्प्रेरक का कार्य करने वाली प्रोटीन को एंजाइम कहते हैं तथा प्रोटीन संचार व्यवस्था में निर्णायक होती है, उन्हें ग्राही कहते हैं। अगर बात किया जाए एंटा एसिड यानी कि प्रति अम्ल का, तो यह पेट में अम्लीयता के उपचार में प्रयोग किया जाता है। पेट की अम्लीयता में प्रयोग किया जाता है एंटा एसिड का। अम्लता का उपचार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या एल्युमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा किया जा सकता है। हिस्टामिन नामक रसायन अमाशय में पेप्सिन के निकलने को उद्दीपित करता है। इसे अन्योन्य क्रिया को रोकने के लिए प्रति अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जैसे सीमेटोडिन और रेनिटिडाइन। याद रखना है, सीमेटोडिन और रेनिटिडिन का यूज प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। एंटाहिस्टामिन का बात करें तो एंटाहिस्टामिन, आइब्रोफेन,
टेरिडोफाइनिन और ये सभी एंटीहिस्टामिन्स है। हिस्टामिन्स एक शक्तिशाली वाहिका विस्फारक है जो श्वसन नलिकाओं और आहार नली के चिकन पेशियों को संकुचित करती है तथा दूसरी पेशियों की दीवार को नरम करती है। जुकाम और एलर्जी के लिए हिस्टामिन उत्तरदायी होती है। इन सभी के उपचार में एंटाहिस्टामिन का प्रयोग किया जाता है। तंत्रिका सक्रिय औषधि न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स, ट्रांसक्यूलाइजर यानी कि प्रशांतक और पीड़ाहारी या ज्वर रोधी सक्रिय औषध हैं। ट्रांसक्यूलाइजर, पीड़ाहारी और ज्वर रोधी। प्रशांतक तनाव तथा छोटी बड़ी मानसिक बीमारियों में उपयोग होता है। प्रशांतक के उदाहरण हैं इप्रोनाइजिड, फिनिजिलिन, क्लोरोडाइजोपॉक्साइड और मेब्रोबेट, इक्वेनिल, बार्बिट्यूटेट, ये सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगर बात किया जाए पीड़ाहारी का, तो पीड़ाहारी दो प्रकार के होते हैं, एक नैन नैर्कोटिक, एक नैर्कोटिक और एक नैन नैर्कोटिक। नैन नैर्कोटिक में आ जाएगा एस्पिरिन और पैरासीटामोल, नैर्कोटिक में आ जाएगा मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन, कोकीन इत्यादि। अगर बात किया जाए एंटीमाइक्रोबियल्स का, तो इनमें प्रतिजैविक, प्रतिरोधी और संक्रमणहारी औषधि वर्ग आते हैं। प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल का बात किया जाए तो सेल्वर्सर, प्रोंटिसोल, सल्फिनोइमाइड और सल्फापाइरिडिन, ये सभी प्रति सूक्ष्म जैविक हैं। एंजोरिक, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, वेंकोलोमाइसिन, ऑफ्लोक्सोक्सिसिन, डिसिजैडिडिन। भारत में पेनिसिलिन का उत्पादन पिंपरी में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स द्वारा तथा निजी औद्योगिक क्षेत्र में होता है। क्लोरोएम्फे को टाइफाइड, पेचिश, तीव्र ज्वर, कुछ मूत्र संक्रमण, मेनिंजाइटिस और निमोनिया में खिलाया जाता है। डिसीजैरिन कैंसर कोशिकाओं के कुछ प्रभेदों के प्रति अविषालु माना जाता है। बात किया जाए अगर एंटीसेप्टिक्स को, तो एंटीसेप्टिक्स को सजीव ऊतक जैसे घाव, चो, अल्सर, रोगग्रस्त त्वचा की सतह पर लगाया जाता है। एंटीसेप्टिक के उदाहरण फ्यूरासिन, सेफ्रोमाइसिन, डेटॉल, क्लोरोजाइलिनॉल, टर्पिनॉल, बाइथोनेल, आयोडीन, ये सभी एंटीसेप्टिक के एग्जाम्पल हैं। विष संक्रामक यानी कि डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग निर्जीव वस्तु जैसे नली, फर्श और यंत्र आदि पर किया जाता है। प्रतिजन क्षमता औषधि, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ये संश्लेषित एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन व्युत्पन्न का मिश्रण होता है। दोनों ही यौगिक हार्मोन होते हैं जैसे नॉरएड्रेथिरोन, एथानाइलिन, एस्ट्राडियोल। क्वेश्चन नंबर है 85, कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं वह हैं भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी संसद के सदस्य न होते हुए भी कार्यवाही में भाग लेते हैं। भारत का महान्यायवादी एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन का कार्यवाही में भाग ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखते हैं। यह भारत सरकार को विधि मामले में ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। चूंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अतः कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि इनका नहीं होता है। अगर बात किया जाए इनका महान्यायवादी का शक्ति का, तो भारत के किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार रखते हैं। संसद के दोनों सदनों एवं समितियों में जा सकते हैं, लेकिन मतदान देने का अधिकार नहीं होता है और यह वर्णन किया गया है अनुच्छेद 88 में। भाग ले सकते हैं परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। महान्यायवादी को संसदीय विशेषाधिकार अर्थात संसद को मिलने वाले सारे अधिकार मिलते हैं। कार्यकाल की समाप्ति, अगर महान्यायवादी का कार्यकाल की समाप्ति को होती है राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाने पर, राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपकर या मंत्रिपरिषद द्वारा त्यागपत्र देने पर महान्यायवादी की समाप्ति होती है। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। अगर बात किया जाए कालीबंगा, तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में सुरकोटदा यह हो जाएगा सिंध में। कोट दीजिए सुरकोटदा, कालीबंगा यह हो जाएगा राजस्थान में। वही अगर सुरकोटदा का बात किया जाए तो सुरकोटदा हो जाएगा भुज कच्छ में, सुरकोटदा भुज कच्छ में। कोट दीजी का बात किया जाए तो कोट दीजी है सिंध प्रांत में, कोट दीजी सिंध में। और बनवाली है हरियाणा में, बनवाली हो जाएगा हरियाणा में। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4, यानी कि 3 1 2 4 ऑप्शन हो जाएगा बी। कालीबंगा राजस्थान, सुरकोटदा हो जाएगा भुज, कोटदीजी हो जाएगा सिंध, बनवाली हो जाएगा हरियाणा में। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा का शब्द है काले रंग की चूड़ियाँ। अगर बात किया जाए कालीबंगा का, तो कालीबंगा की खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। 1961 में बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में व्यापक खुदाई की गई। यहाँ से जुते हुए खेत, सिलबट्टा, सूती कपड़े के छाप, बेलनाकार मुहर का साक्ष्य मिलता है। सुरकोटदा गुजरात के
गुजरात में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जिसकी खोज 1964 में जगपति जोशी के द्वारा किया गया था। सुरकोटता की खोज जेपी जोशी ने किया। यहाँ से घोड़े की अस्थि, विशेष प्रकार का कब्रगाह आदि का अवशेष प्राप्त हुआ है। कोटदीजी प्राचीन सिंधु सभ्यता का स्थल है जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के खैरपुर में स्थित है। 1955 में फलल अहमद खान ने इस स्थल की खोज की थी। यहाँ से मिट्टी के बर्तन सहित कलाकृति का साक्ष्य मिला है। बनवाली का बात किया जाए तो यह हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित है। इस पुरा स्थल की खोज 1973 ईस्वी में आर.एस. वशिष्ठ के द्वारा किया गया था। यहाँ से हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जौ, तांबे के बानागर आदि का साक्ष्य मिलता है। अगर बात किया जाए हड़प्पा का तो यह रावी नदी के तट पर है। इसकी खोज करता है दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। यह वर्तमान के पाकिस्तान का मोंटेगोरो जिला में स्थित है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का बात किया जाए तो यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज राकाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। यह वर्तमान के पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के अंतर्गत आता है। लोथल का बात किया जाए तो लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। इसका खोज एस आर राव के द्वारा किया गया था और यह स्थित है गुजरात के अहमदाबाद जिला में लोथल। आलमगीर और धौलावीरा का बात किया जाए तो आलमगीर और धौलावीरा यह आलमगीरपुर या हिंडन नदी के किनारे है। वही धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है। आलमगीरपुर के खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा और धौलावीरा के खोज करता है जेपी जोशी और आर.एस. वशिष्ठ। आलमगीरपुर यूपी का मेरठ जिला में स्थित है। आलमगीरपुर यूपी का मेरठ जिला और यह सबसे पूर्वी जगह है। अगर बात किया जाए धौलावीरा का तो गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है धौलावीरा। चुनहुदड़ो का बात किया जाए तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अर्नेस्ट मैके के द्वारा इसका खोज किया गया और यह वर्तमान सिंध प्रांत में स्थित है। चिन्हदुड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट है गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु यह है फरक्का। फरक्का है सबसे उत्तरी बिंदु, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। नेक्स्ट है सामान्य दृष्टि के व्यस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? तो यह होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ऑप्शन हो जाएगा डी। सामान्य दृष्टि के व्यस्क के लिए नेत्र का निकटतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। वही अनंत होता है दूर बिंदु। दूर बिंदु पूछा जाएगा तो हो जाएगा अनंत। आँख का प्राकृतिक लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। यह दृष्टि पटल पर स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से दूर वस्तु का उल्टे प्रतिबिंब बनाता है। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इसमें पास स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है, अतः पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और इसके निराकरण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए निकट दृष्टि दोष का तो इसमें दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल से पहले बन जाता है, अतः दूर स्थित वस्तु अस्पष्ट जबकि निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दूरदृष्टि का बात किया जाए तो प्रेस बायोपिया, इसमें आयु अधिक होने पर दूर की वस्तु दिखाई देती है और न कि पास की, यानी कि दोनों नहीं दिखाई देगी। ऐसी स्थिति को जरा दूरदर्शिता यानी कि जरा दूरदर्शिता प्रेस बायोपिया कहा जाता है। इसके निराकरण के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सी चश्मों में नीचे उत्तल लेंस लगा होता है जो पढ़ने के लिए होता है एवं ऊपर अवतल लेंस होता है जो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए यूज किया जाता है। अब बिंदुकता का बात किया जाए तो आंखों की वक्रता की सममित में कमी होने पर यह दोष उत्पन्न होता है। इसके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अस्टिग्माटिज्म के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक के द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था वास्को डी गामा के द्वारा। पूर्वी द्वीप समूह की खोज पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने किया। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल दूसरा पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आया। वास्को डी गामा 1502 में पुनः भारत आता है और पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और वर्ष 1961 में गोवा को छोड़कर सबसे अंत में गए थे। नेक्स्ट है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। एमपीसी की परिभाषा क्या है? तो डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा है डेल्टा सी बटा वाई। उपभोग सीमांत प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उपभोग में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन कहलाता है। उपभोग में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन। नेक्स्ट है दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दिहांग दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दिहांग भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दिहांग दिबांग। काराकोरम का बात किया जाए तो काराकोरम लद्दाख में, देपसांग लद्दाख में, लानकला लद्दाख में, चांगला लद्दाख में, जाराला लद्दाख में, खारदुंगला लद्दाख में और जोजिला ये सभी लद्दाख में है। लद्दाख में काराकोरम, दपसेंगा, लानकला, चांगला, जाराला, खारदुंगला और जोजिला ये सभी लद्दाख में स्थित दर्रे हैं। वही अगर बात किया जाए बुर्जिल, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल, पीर पंजाल और बनिहाल ये सभी जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। बारालाचा, सिपकिला
और रोहतांग, ये तीनों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बारालाचा, शिपकिला और रोहतांग हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं। माना, नीति और लिपुलेख, माना, नीति और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। माना, नीति, लिपुलेख और मुलिंगला ये सभी उत्तराखंड में स्थित हैं। जलेपला, नाथुला ये सभी सिक्किम में स्थित है। जलेपला और नाथुला सिक्किम में है। बोमडिल्ला, यांग्याप, दीफू, बोमडिल्ला, यांग्याप, दीफू अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। बोमडिल्ला, यांग्याप, दीफू, पोंगसौ ये सभी अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा का बात किया जाए तो यह मणिपुर में स्थित है। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट है पादप, जिसको उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है, उसका पहचान कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। जिसका उपयोग बायोडीजल में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो बायोडीजल में मेनली करंज, महुआ, जेट्रोफा और अरंडी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ए, बी, सी, डी का। करंज, महुआ, जेट्रोफा, अरंडी सभी का उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है। बायोडीजल क्या है, तो बायोडीजल जैविक स्रोतों से प्राप्त डीजल के जैसा ही गैर परंपरागत ईंधन है। बायोडीजल के उत्पादन के लिए करंज, महुआ, जेट्रोफा, अरंडी, ताड़, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि का उपयोग किया जाता है। दिसंबर 2009 में केंद्र सरकार ने नेशनल बायोडीजल मिशन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है हून, HUN, किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है, तो यह मनाया जाता है मणिपुर में। मणिपुर में हूल मणिपुर में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है। हून थार्डो सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का 5वां संस्करण मंगलवार को मणिपुर के कांगोपी जिला के थॉमस ग्राउंड में शुरू हुआ। हून उत्सव एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव और मणिपुर के थैड्सो समुदाय का एक सभ्य कार्य है और यह समुदाय के अनुसार नए साल के आगमन पर मनाया जाता है। अगर बात किया जाए मेघालय का त्यौहार है सादा सकरा, बांग्ला महोत्सव, नोग्रेकेम ये सभी मेघालय का है। असम में बिहू, बाइखो, अम्बुबाची मेला, जोनाबिल मेला ये सभी असम में मनाए जाते हैं। त्रिपुरा में नीरमहल त्यौहार, खारची, गरिया पूजा ये सभी त्रिपुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित विशेषता क्या क्या होगा, तो बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेताएं सम्मिलित होते हैं। सभी फर्म समरूप वस्तु बनाते हैं एवं प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में उपयुक्त सभी विशेषताएं पाए जाते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जैसे क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत ही अधिक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु विभेद नहीं पाया जाता है, बल्कि सभी वस्तुएं एक रूप होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेता को बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का प्रवेश तथा बहिर्गमन स्वतंत्र रूप से होता है। नेक्स्ट है एज ऑफ टाइम, निम्नलिखित में किस हस्ती की जीवनी है एज ऑफ टाइम, यह लिखा गया है कल्पना चावला के द्वारा। कल्पना चावला ने लिखा है, ऑप्शन हो जाएगा बी, एज ऑफ टाइम कल्पना चावला की जीवनी है। भारत में जन्मी दिवंगत अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जीवनी पर आधारित पुस्तक को पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित एक कार्यक्रम में उनके पति जया पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई जीवनी है एज ऑफ टाइम का विमोचन किया गया। कल्पना चावला का बात किया जाए तो कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हुआ था और मृत्यु 1 फरवरी 2003 को। जन्म स्थान है करनाल, हरियाणा में और पति का नाम है जया पियरे हैरिसन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 96, किसी वस्तु को बल और त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है न्यूटन के किस नियम के द्वारा, तो न्यूटन के द्वितीय नियम के द्वारा, F = m × a। किसी वस्तु के बल और त्वरण के बीच का संबंध न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के द्वारा दिया जाता है। न्यूटन के गति के नियम गैलीलियो एवं आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम वस्तुओं की गति के से संबंध में विचार प्रस्तुत किया। आइजैक न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति संबंधी विचारों को 3 नियमों के रूप में बताया, जिन्हें न्यूटन के गति विषयक नियम कहा जाता है। गति का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा। यदि एक समान गति से सीधी रेखा में चल रहा है तो वैसा ही चलेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इस नियम से स्पष्ट है कि किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन हेतु बल का होना आवश्यक होता है। जड़त्व के नियम के दैनिक जीवन में प्रक्षेपण की बात किया जाए तो चलती हुई ट्रेन या बस से उतरने वाले व्यक्ति को थोड़ी दूर तक उसी दिशा में दौड़ना पड़ता है। तेजी से चलती गाड़ी के मुड़ने पर उसमें बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। स्थिर गाड़ी के एकाएक चलने पर व्यक्ति को आगे की ओर झटका लगता है। तेजी से चलती गाड़ी के मुड़ने पर उसमें बैठा व्यक्ति गाड़ी के मुड़ने की दिशा के विपरीत दिशा में झुक जाता है। पेड़ों की शाखाओं को जोर से हिलाने पर उसमें लगे फल टूटकर गिर जाते हैं। गति का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होता है एवं उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है। यानी कि F बराबर जो होगा m × a, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा dp/dt के, और P जो होता है बराबर होता है
m इंटू वी के। m कांस्टेंट होगा यानी कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m के, और v यानी कि डी वी बाई डी टी, यानी कि डी वी बाई डी टी को बोलते हैं हम एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। ये हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन, यानी कि f जो बराबर होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। यह बताता है द्वितीय नियम। गति के द्वितीय नियम का अनुप्रयोग, तो क्रिकेट के खेल में क्षेत्ररक्षक जब गेंद से तेजी से आती गेंद को कैच करता है तो अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में पीछे की ओर करते हुए पकड़ता है। गाड़ियों में लगने वाला झटका से बचने के लिए स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। हल्की और भारी दो गेंद एक समान वेग से गतिशील है तो हल्की गेंद को कैच करना आसान होता है। गति के तृतीय नियम यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन का बात किया जाए तो इसे एक्शन रिएक्शन लॉ कहा जाता है। गति के तृतीय नियम के अनुसार एक वस्तु क्रिया रूपी से दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया के रूप में लगाता है। जैसे बंदूक से एक गोली छोड़ी जाती है तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है, इसका कारण है जितने बल से गोली आगे जाती है उतना ही बल वह प्रतिक्रिया स्वरूप बंदूक पर लगाती है। रॉकेट का गति उससे निकलने वाले तीव्र गैसीय निकास की प्रतिक्रिया होती है। नाव को जल में चलाने के लिए चप्पू से जल को पीछे की ओर धकेला जाता है। हम अपने भार का जो अनुभव करते हैं वह भी प्रतिक्रिया बल का ही उदाहरण होता है। नेक्स्ट है दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? दुर्गावती जलप्रपात यह बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। बिहार के कैमूर जिला में स्थित है दुर्गावती जलप्रपात, बिहार के कैमूर जिला में है। यह जलप्रपात रोहतास और कैमूर की सीमा पर स्थित है। जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से गिरता है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। बिहार का जलप्रपात का बात किया जाए तो कर्मनासा जलप्रपात यह बक्सर जिला में स्थित है। कर्मनासा जलप्रपात, धुआं कुंड जलप्रपात यह सासाराम रोहतास में है। मंझर कुंड यह सासाराम में है। ककोला जलप्रपात नवादा में है। जियार कुंड यह भोजपुर में है और तेलहर कुंड यह कैमूर में है। तो याद रखना है तेलहर कुंड कैमूर में है। नेक्स्ट है एक खाली टैंक को ए 6 घंटे में, बी 8 घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं और 2 घंटे बाद ए को बंद हो जाए तो पाइप बी को शेष टैंक भरने में कितना समय लगेगा? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3.5 घंटा, 3.1/3 घंटा। ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका बना लेना है। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके बतलाना है। नेक्स्ट है दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षण पर नियामक नियंत्रण करना किसका मुख्य कार्य है? दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षण पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? तो यह है CSDSO का। CSDSO का ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन हो जाएगा सी। दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षण पर नियामक नियंत्रण रखना कार्य है CDSO का। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन देश में आयातित, विनिर्मित और बेची जाने वाली औषधि और प्रसाधन सामग्री की गुणवत्ता औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के उपबंध एवं उसके अंतर्गत बने नियम के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 100। कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? इनमें से कौन सा क्षेत्र है वो सार्वजनिक क्षेत्र है? तो वो हो जाएगा रेलवे। रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। सार्वजनिक क्षेत्र में वे संगठन होते हैं जो उनके स्वामी सरकार होते हैं और सरकार ही उनका प्रबंधन करती है, जैसे रेलवे, डाक, तार विभाग आदि। निजी क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है जो सरकार के स्वामित्व में नहीं है। वे कंपनियां या उद्यमियों के माध्यम से अपना संचालन करते हैं जो मुख्य रूप से लाभ कमाने और ग्राहकों की संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियां आमतौर पर राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण से मुक्त होती है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, सैमसंग, टिस्को, हिंदुस्तान यूनिलीवर इत्यादि। ये सभी निजी क्षेत्र की कंपनियां होती है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने 1275 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक के सॉल्यूशन को देखा और इसी तरह 1275 का दोनों शिफ्ट, 1275 का प्री का दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आगे जो होने वाला है वो 1275 का मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।